एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा आगे जाके, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स made by a vector OP, वो ओरिजिन है angles made by a vector OP with positive direction of कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बोल देंगे इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देन cos of alpha, cos of beta and cos of gamma are called direction cosines of the vector OP है। है ना? तो अगर इसको प्लेन पे देखूं, एक्स वाई जेड तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। ये सपोज करो मेरा ओ है और ये मान लो कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी है। देखो एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है गामा। तो ये जो तीन एंगल्स बना रहे हैं, इन तीनों की अगर आप कोसाइन निकाल लेते हो तो यही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन या वेक्टर। ठीक है, यहां पर जो अल्फा बीटा और जो गामा की जो रेंज होगी, ये आपका कहां से, 0 से 180 के बीच में होगी। है? ठीक है ना? अब यहीं पर ही अगर आपसे बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइंस, अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस एक वेक्टर ही, एक्स एक्सिस को भी अगर वेक्टर ले लूं मैं, एक्स एक्सिस भी तो वेक्टर, एक लाइन ही तो है डायरेक्टेड। इसको एरो मार्क कर देता हूं इसकी तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकते हैं? 1, 0 एंड 0, है ना? कॉस एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ कॉस एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कॉस 0 1 हो गया, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 0 0 हो गया। नहीं, तो उसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 0 1 0, और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 0 और 1। ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है। ठीक है ना? हाँ, अब यहां पे जैसे ओ से ही मैंने बनाया हुआ है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है कि, मान लो डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है कि इफ कॉस, इसको मैं एल ले लूंगा ना, कॉस अल्फा को एल ले लेता हूं, बार बार कॉस बीटा को एम ले लेता हूं, और कॉस गामा को एन ले लेता हूं। ठीक है, एल एम एन, जब भी कभी मैं एल एम एन लिखूंगा तो उसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होगा। ठीक है, एल एम एन से नोट करते हैं इनको। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, सपोज ओपी है, और ओपी का जो मैग्नीट्यूड है ना, मान लो आर है, तो देयर फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होने चाहिए? यहीं पर ही देखो आप। आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और
आर कॉस हाँ, गामा। आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, बिल्कुल यही होगा, और आर कॉस गामा, ये हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया आर एल, आर एम, आर एन। तो हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस है, तो दोनों प्रोपोर्शनल, दोनों का रेशियो सेम होगा ना। ये एक यहां पर एक पॉइंट आया है, ठीक है ना। सर हाँ, थोड़ा सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो आपने ऊपर क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस ब्रैकेट में 1,0,0, वो क्या एग्जांपल लिया आपने? नहीं, मैं बता रहा था कि एक्स एक्सिस भी तो एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। ओके सर। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, एक सेकंड, अभी ज्वाइन किया है मैंने, किसी भी स्क्रीनशॉट पॉइंट, हाँ लीजिए, जी सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब मैं इसी फिगर में सपोज मैंने एक पी पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी है, कोऑर्डिनेट, हाँ, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी सी है, और ओरिजिन से इसको मैं अगर जोड़ूं ऐसे, ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ बाद में लिखूंगा, अभी फिगर बनाने के बाद, हाँ, ये वाला पी पॉइंट है मान लो, ठीक है, ऐसे है। तो इस पॉइंट से मैंने एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाया, एक्स जेड प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाया, और जेड वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, इस पी पॉइंट से। और फिर यहां से मैंने एक, जहां थीटा परपेंडिकुलर, उससे ये प्लेन परपेंडिकुलर बनाया, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे बनाया, इसको कनेक्ट किया, और ये जोड़ा, इसको जोड़ा, और ये जोड़ा, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका पी है, उसके कोऑर्डिनेट अगर ए बी सी है, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, और ये V है। सबके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे देखो, Q के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो P है, इसका x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है ये R, तो ये A हो गया, y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो B हो गया, और z एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो C हो गया है, ABC। ठीक है ना, तो ABC के ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके ABC। अच्छा, इस Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर, देखो ये एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई ए प्लेन कॉमा पे, बी कॉमा जीरो। हाँ, तो एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसका जेड जीरो होगा। ये जो आर है देखो, ये एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ए कॉमा ए दोनों कॉमा बी कॉमा जीरो होंगे। ये जो एक्स है आपका, देखो एक्स और जेड प्लेन पे है, तो वाई जीरो होगा, है है ना। तो ये ए हो गया, और ये सी हो गया ऐसे। उसी तरह से ये टी है, टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो ये लेंथ सी है ना, उसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएंगे। बी आपका आ गया वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो और जीरो, और उसी तरह से यू है, इसके कोऑर्डिनेट ये वाई और जेड प्लेन पे है, उसका एक्स जीरो होगा, है। अब यहां पे देखोगे आप, ये वाला एंगल जो है अल्फा, और ये आर है, सपोज करो आर क्या हो गया, आर हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ये आर हो गया आपका। ठीक है ना, इसके टर्म्स में अगर मैं यहां से इसको जोड़ दूंगा ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, 3D फिगर, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, अगर यहां पर आप देखोगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ए बेस हो गया देखो, और ये आर हाइपोटेनस कॉस हो गया अल्फा। आर,
है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ए इक्वल टू आर कॉस अल्फा, देखो यहां से आया था वो। सिमिलरली बी की वैल्यू आर साइन अल्फा बीटा, क्या मतलब कॉस बीटा, और सी की वैल्यू आर कॉस गामा, ऐसे करके ये आती है। ठीक है ना। तो यहां से एल की वैल्यू क्या हुई, एल की वैल्यू होगी ए बाय आर, एम की वैल्यू क्या होगी बी बाय आर, और एन की वैल्यू क्या होगी सी बाई आर। तो इसका मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो यहां पे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। तो एक डायरेक्शन कोसाइंस, किसी भी डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टेड लाइन या वेक्टर की, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सही है। यस सर। एक चीज तो ये पता लगी, दूसरी चीज ये पता लगी यहां पर कि ए अपॉन एल, देखो यहां से देखोगे अगर आप, तो ए अपॉन एल क्या होगा, आर होगा ना। आर की वैल्यू क्या होगी ए अपॉन एल, यहां से आर की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन एम, यहां से आर की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन एन। तो अगर मैं आर के टर्म्स में इक्वेट कर दूं, तो ए अपॉन एल बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन इक्वल टू आर होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं ऊपर डायरेक्शन रेशियो है, नीचे डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं, बोल सकते हैं ना। यस। तो हाँ, तो अगर एबीसी कोऑर्डिनेट हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे। अच्छा मैं ये देता हूं, सपोज करो ए है x1 y1 z1, और बी है मान लो x2 y2 z2। तो अगर आपसे बोलेगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करोगे इसको डायरेक्शन पहले ए बी कोसाइन। वेक्टर बना लेंगे, पहले ए बी वेक्टर बना लेंगे, फिर पैरेलल x शिफ्टिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जब x2, फ्री हाँ होते हैं। नहीं उसके बाद ऐसे ना, ये आपने वेक्टर बना लिया, यस सर। इसका मॉड निकाल के डिवाइड कर देंगे। इसका मॉड निकाल लेंगे, सर अल्फा हो जाएगा आर हो एक्सपोनेंट जाएगा 1 है। बाई मॉड। यस। तो उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसी वेक्टर को आर से डिवाइड कर दूंगा, सर तो इंडिविजुअल टर्म्स आपके वो हो जाएंगे कोसाइन। ये जो, तो यानी कि मैंने क्या किया, वेक्टर को जब उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है नहीं। तो जब हम किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस पर फिर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये जो आपका ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो आपका जो एल हो गया वो क्या हो गया x2 माइनस x1 बाई आर, एम हो गया y2 माइनस y1 बाई आर, और आपका n हो गया z2 माइनस z1 बाई आर। ठीक है ना। हम उसको यूनिट वेक्टर में, जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं नहीं। यस सर। हाँ अब मतलब अब देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे मान लो सपोज करो, मान लो आपने इस वेक्टर पे इस पॉइंट का अलग डायरेक्शन रेशियो होगा, इस वाले पॉइंट का अलग डायरेक्शन रेशियो होगा, इस वाले पॉइंट का अलग डायरेक्शन रेशियो होगा, है ना। तो हर एक पॉइंट किसी भी वेक्टर पे, हर एक पॉइंट अगर मान लो मैं इस क्यू इसके हिसाब से चलूं, तो अलग अलग डायरेक्शन रेशियो होंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस में तो यूनिट वेक्टर हो जाता है नहीं। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, यूनिट वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वही आपके, मतलब कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे इसको, ये जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर के, यही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सही है ना, क्योंकि वो तो फिर वो अगर आप ओपी से वेक्टर बनाओगे, उसका यूनिट वेक्टर, ओक्यू का यूनिट वेक्टर, ओआर का यूनिट वेक्टर, सबका सेम ही तो होगा ना, क्योंकि एक ही लाइन पे तो है। तो यूनिट वेक्टर
मैं कन्वर्ट करके जो आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं एल एम एन, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो आप क्या करोगे, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो और उसके जो क्या बोलते हैं उसको स्केलर कंपोनेंट है वही आपके बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। नहीं, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है पर बता दीजिए। डायरेक्शन रेशियोज तो किसी भी डायरेक्शन रेशियो तो ये हो गया, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, मान लो मतलब आपने ओपी वेक्टर लिखा आपने, तो वो लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्योंकि ओ के रेस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर हो गया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो पी होंगे वो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट हो गए, अगर ये ओ है तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, समझ रहे हो यहां तक। अब ये लेकिन अगर मैं इसको जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। इस सिचुएशन पे ये जो x अपॉन आर हो जाएगा ये l हो जाएगा, y अपॉन आर हो जाएगा ये m हो जाएगा, और z अपॉन आर हो जाएगा आपको n हो जाएगा। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स जो है, या आई डायरेक्शन पे जो ये स्केलर है, ये वाली, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा था कि मान लो, एक बात ये बताओ आप, ये मैं ये कहने जा रहा हूं कि सपोज ओ के रेस्पेक्ट में ये जो पी पॉइंट है, मान लो A1 B1 C1, और इसी को ही अगर आगे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, Q ले लेता हूं, A2 B2 C2, और आगे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं S, A3 B3 C3। तो ये इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है ना, तो वो ओपी भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OQ भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OS भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सब अलग अलग आपको वेक्टर दिखेंगे, ये AI दिखेगा, ये BJ दिखेगा, ये CK दिखेगा, ये A2I दिखेगा, ये B2J दिखेगा, ये C2K दिखेगा ऐसे, और ये A3I, ये B3J और ये C3K ऐसे दिखेंगे आपको वेक्टर। तो डायरेक्शन तो तीनों का सेम है ना, कोलिनियर पॉइंट लिया मैंने तो डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन फिर भी तो ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट को जब मैंने ओपी में एक्सप्रेस किया, डायरेक्शन तो सेम दिखाया, लेकिन वेक्टर्स अलग अलग बन गए ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्या अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूं ओपी, ये इस लाइन पूरे लाइन को कंसीडर करूं, क्या इस लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है ABC या A2 B2 C2 या A3 B3 C? नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये सब सेम हो जाएंगे, Li प्लस MJ प्लस NK, है ना। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर मैं इस फर्दर जब मैं आगे लाइन पढ़ने जा रहा हूं, है जब लाइन, ये जो लाइन होगी, चाहे OP से बनाऊं, चाहे OQ से बनाऊं, चाहे PQ से बनाऊं, चाहे PS से बनाऊं, लाइन तो एक ही बनेगी ना। हाँ, तो उस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन रेशियो तो अलग अलग हो गया, और P और Q से बनाऊंगा तो डायरेक्शन रेशियो अलग होंगे, Q और S से बनाऊंगा तो डायरेक्शन रेशियो अलग आएंगे, P और S से बनाऊंगा तो डायरेक्शन रेशियो अलग आएंगे। तो सारे डायरेक्शन रेशियोज, एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग दिखेंगे आपको। तो उसको क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस लाइन के ये वाली चीज तो कम से कम LMN तो फिक्स हो गए, है ना। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस को लिया जाता है क्योंकि वो फिक्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। बहुत सारे एक ही लाइन की बात कर रहा हूं, वेक्टर की नहीं, एक ही लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस एक ही होगा, यूनिक, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस लिखा जाता है, ठीक है ना। वैसे प्रोपोर्शनल तो होता ही है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का थोड़ा कन्वर्ट करना, हाँ। अब अगर आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो, लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं, है ना।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इफ L1 M1 N1 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे लिखूंगा ऑफ लाइन L, इस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं ना, कुछ नाम दे देते हैं। लाइन अगर ये AB के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और L2 M2 जो N2 है, और अगर वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी दूसरे लाइन के, तो इन दोनों के बीच में जब एंगल निकालेंगे हम लोग, तो सर cos इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। cos थीटा क्या हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। जी सर, ये लगा लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा। हाँ, डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से आया, है ना। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्शन रेशियो से निकालेंगे ना, तो फिर ऐसा बन अपॉन में जाएगा। वन नहीं divide आएगा करना तो पड़ेगा कुछ सर। आ जाएगा। हाँ, ऐसा Mod बन divide जाएगा। करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो से ऐसा आ जाएगा, ये L A1 B1 C1 ले लेता हूँ, है। सर रहने दीजिए, बता तो चुके हैं। हाँ, बता तो चुका हूँ, वही डॉट प्रोडक्ट वाला है ना। A1 लिख देता हूँ, फिर भी B1 B2 C1 C2 ऐसे हो जाएगा। और नीचे में देखो, ये A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट से निकल गया था आपका वेक्टर का, है। ठीक है ना। ये आपका, अब यहां पे हम लोग सीधे स्विच करेंगे प्लेन और लाइन, है। लाइन इन 3D, हाँ, लाइन इन 3D। जब हम 3D पढ़ते हैं ना, तो हम लोग दो फॉर्म पढ़ते हैं, याद रखिएगा। एक है वेक्टर से शो करेंगे, और एक कार्टेशियन। कार्टेशियन समझते हो, कोऑर्डिनेट्स है। वेक्टर खत्म हो गया क्या पूरा? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा यार, तो है। 3D सर क्लास में शुरू करते, थोड़ा इमेजिनेशन वाला मतलब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें पॉसिबल है, जो जो अभी पॉसिबल है, वो मैं करा दे रहा हूँ। जो क्लास के लिए होगा वो क्लास में करा दूंगा। ओके ठीक है ना। लाइंस 3D में, लाइंस जब हम पढ़ते हैं, 2D का लाइन और 3D के लाइन में क्या डिफरेंस है, और सर ठीक 1 है, मिनट ऊपर कर लीजिएगा, है। बस 1 सेकेंड। ये ले लीजिए, बढ़ाऊं। हाँ सर, थैंक यू। देखिए, हाँ, यस सर। तो हम शुरुआत करेंगे लाइन की इक्वेशन इन 3D। देखिए, लाइन और वेक्टर में अंतर तो आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं। हाँ, मान लो ये ए बी एक लाइन है, 2 पॉइंट ए, एक बी एक लाइन है, मान लो। ठीक है ना। तो लाइन को, अगर आपको लाइन बनानी हो, तो आपको दो चीजें चाहिए होती है, क्योंकि लाइन चाहे आप 3D में बनाओगे, कहीं भी बनाओगे, है तो लाइन, है ना। लाइन तो एक 1 डायमेंशनल है फिगर। तो अगर आपको एक पॉइंट पता हो, इस पे, इस लाइन के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट पता हो, ठीक है ना। मैं इस लाइन का नाम एल रख देता हूं, हाँ, क्योंकि ना पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसको एल रख देता हूं मैं, लाइन का नाम। इस पर एक पॉइंट अगर आपको पता हो, तो क्या ये लाइन बना सकते हो आप सिर्फ एक पॉइंट से? नहीं, एक पॉइंट से लाइन बनेगी नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भैया इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको एक लाइन खींचनी है, तो बना लोगे, है ना। तो यानी कि लाइन बनाने के लिए, लाइन आपको एक पॉइंट चाहिए होगा, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन बताएगा, कौन बताएगा यहां पर? ये जो बी वेक्टर है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो आपको एक लाइन चाहिए जो पॉइंट से पास कर रही है, और एक गिवन डायरेक्शन के अलोंग है, तो बी के अलोंग है। ठीक है ना। तो हर लाइन के साथ एक पैरेलल वेक्टर आपको जरूर मिलेगा। सही है। अच्छा, अब दो फॉर्म क्या है। अगर आपको इस लाइन, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दी हुई हो, मतलब आपको क्या दिया, ए दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है।
और बी वेक्टर तो खैर चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी देखो, जैसे 2D में हम लोग जब इक्वेशन बनाते थे तो एक लोकस पॉइंट लेते थे ना, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक लोकस पॉइंट लेंगे और उसको आर से डिनोट कर देंगे उसकी पोजीशन वेक्टर को, जो कि वेरिएबल है। ये सपोज करो आपका ओरिजिन है, ये ए वेक्टर को इंडिकेट करेगा और ये वाला जो है आपका आर वेक्टर को इंडिकेट करेगा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। ओरिजिन ये रहा। अब मुझे ये बताइए एपी वेक्टर क्या लिखोगे आप, एपी वेक्टर आर माइनस ए लिखोगे आप एपी वेक्टर। अब मुझे बता सकते हो कि एपी वेक्टर और बी वेक्टर में कोई रिलेशन है? लैम्डा टाइम्स बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एपी वेक्टर है होंगे सर उसके वो लैम्डा टाइम्स बी हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा टाइम्स बी इक्वल टू आर माइनस ए, इसको अरेंज कर दो, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई इन वेक्टर फॉर्म। जिस हर एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो भी होगी उसमें लोकस पॉइंट के टर्म्स में लिखा जाएगा, मतलब आर इज अ वेरिएबल पॉइंट है, पी विथ पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेरिएबल पॉइंट। याद है 2D में जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते थे तो एक्स और वाई के टर्म्स में लिखते थे, वही ये पी है, ये आपके इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जो आपका लोकस पॉइंट है आर जो आपको निकालना है वो ए पे डिपेंड करता है और लैम्डा टाइम्स बी पे डिपेंड करता है। ये ए क्या है आपका, ये आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और बी क्या वेक्टर है, क्या है आपका ये बी, बी आपका वो वेक्टर है, हाँ लाइन इसी के पैरेलल है, लाइन इज अलोंग दिस वेक्टर, हमारी लाइन इसी वेक्टर के पैरेलल में आपको बनानी है। ठीक है ना, तो हर लाइन के साथ आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया रहता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये आपको याद रखना है। आया कैसे, देखो मैंने सिंपल वेक्टर का एप्लीकेशन किया। ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो ये वाला जो चैप्टर होता है ये अलग होता है, लेकिन जब हम वेक्टर के एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं तो देखो मैंने वेक्टर का ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन किया है, देखो ध्यान से देखो, किया नहीं किया, दो चीजों का इस्तेमाल किया है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए और पी एक वेक्टर बनाया, एपी वेक्टर, और ये जो एपी वेक्टर था वो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, पैरेलल की कंडीशन लगा दी, इक्वेशन तैयार होगी। सही है ना। अच्छा, अब यही चीज अगर पॉइंट ना दिया हो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ हो, मान लो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जब एक एक कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सही है, और ये पैरेलल वेक्टर है, ये आपका पैरेलल वेक्टर है b। इसका भी कंपोनेंट फॉर्म ले लेते हैं, क्या लें, li प्लस mj प्लस nk ले लेते हैं। ठीक है, इसको b वेक्टर ले लेते हैं। अब इस लाइन की जो इक्वेशन बनानी है आपको, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कोऑर्डिनेट फॉर्म है जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, तो वेरिएबल पॉइंट हो गया x, y, z। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, लेट p x y z बी अ वेरिएबल पॉइंट। ये आपका सपोज करो ओरिजिन है, ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा ये आपको ऐसे दिख रहे हैं, तो यहां सर एपी वेक्टर कैसे बनेगा बताओ। तो ये वाले को ये वेक्टर मान लेंगे, दूसरा नहीं, वेक्टर मान लेंगे, x माइनस एक्स वन आई है, ये बनेगा नहीं बनेगा, y माइनस वाई वन जे कैप, z माइनस जेड वन के कैप, सेम ट्राइंगल लॉ से ही बनाया ये वाला भी। अब ये बताओ एपी वेक्टर, जो वेक्टर आपने ये बनाया है, ये डबल एरो से मार्क कर रहा हूं जो वेक्टर, क्या इस वेक्टर के पैरेलल होगा? सर तो x1 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ले जाएगा। एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दिए होते हैं, तो उनके जो
वो होते हैं क्या, कंपोनेंट्स भी प्रोपोर्शनल हाँ प्रोपोर्शनल होते हैं। तो विच इंप्लाइज x माइनस x1 एक l के प्रोपोर्शनल होगा, y माइनस y1 ये n के प्रोपोर्शनल होगा, और z माइनस z1 ये n के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन मिल गई। सही है, कार्टेशियन यस सर। फॉर्म ऑफ लाइन मिल गई है। यहां पर एल एम एन की जगह पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज भी यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर अब यहां से इसको स्टडी करो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर मान लो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो इस पे ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट। हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, ये वेरिएबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x1 y1 z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट को। और ये एबीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर ये ए आई बीजे सी के, ये वाला जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर मतलब कौन सा, जो पैरेलल वेक्टर है। हर लाइन के पैरेलल एक वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है, उस वेक्टर के एबीसी डायरेक्शन रेशियोज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। यस ठीक है ना। ये आपके लाइन की इक्वेशन हो गई दोनों फॉर्म में। अच्छा दोनों इंटर कन्वर्टेबल है ना, है ना। यस सर। जैसे R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं, R की जगह पर अगर मैं एक्स आई वाई जे जेड के पुट कर दूं R की जगह पर, और A की जगह पर मैं वो फिक्स पॉइंट पुट कर दूं x1 i y1 j z1 k, प्लस लेमडा, और जो बी वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर है उसको ले लेता हूं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ले लेता हूं। तो आप यहां से देखो x माइनस एक्स वन आई, y माइनस वाई वन जे, z माइनस जेड वन के इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स L1 प्लस M1 अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वेक्टर इक्वल है, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा L1 हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा M1 हो जाएगा, z माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा N1 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x माइनस एक्स वन अपॉन L1, तो लेमडा y माइनस वाई वन बाई M1 भी लेमडा, z माइनस जेड वन बाई N1 भी लेमडा। तो तीनों इक्वल हैं किसके, लेमडा के इक्वल है। देखो ये कन्वर्ट भी हो गया, देखो आपका सही है, आसान है। तो यानी कि दोनों एक ही फॉर्म है, लेकिन एक में कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा गया है और एक में वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है। बी वेक्टर तो दोनों केस में ऐसे ही दिखा होगा, बी वेक्टर तो पूरा ही वेक्टर ही दिया होगा, है ना। ये आपकी सबसे बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं x1 y1 और z1, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है,
बी की जगह इन दोनों का सब्सट्रैक्शन वाला वेक्टर हो जाएगा। ये देख, है ना, Okay. ये तो ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, यस सर। कोऑर्डिनेट्स दिए मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसको फिगर में देखूं, बिल्कुल आपने जो बोला, यहां पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ है, और एक पॉइंट ये दिया हुआ है बी। इस लाइन का नाम एल रख देते हैं। अच्छा, अगर मैं एक वेक्टर बना लूं ए बी वेक्टर, तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एक वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये ए बी लाइन है ये इस वेक्टर के पैरेलल है? यस सर, पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई के। जो लाइन एल है आपकी इज पैरेलल टू इस ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बना दिया, पैरेलल वेक्टर ये हो गया, और दोनों में से किसी को भी एक को पॉइंट ले लो। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा, x माइनस, इसको ले लेता, इसको पॉइंट ले लेता हूं, तो x माइनस x1 अपॉन बी वेक्टर के ये x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी वेक्टर का ये b, और ये z माइनस z1 अपॉन, नहीं यस सर, ये तो मतलब एक लोकस पॉइंट लेना पड़ेगा ना आपको। पॉइंट लेने के लिए x y z एक लोकस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका एपी वेक्टर है वो पैरेलल होगा ए बी वेक्टर के? नहीं, बताओ। यस ये जो एपी वेक्टर है आपका, यहां से यहां तक जो वेक्टर बनाया है वो ए बी वेक्टर के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, नहीं? डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ये तो होंगे x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k। तो ये एपी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एबी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्रोपोर्शनल होंगे। वही तो किया है यहां पर, और क्या किया बताओ? बन गई इक्वेशन, हो गई, सही है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या, वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा ये? आपका जो पैरेलल वेक्टर है वो हम कैसे कर लेंगे? 2 पॉइंट दिए है ना आपको, पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर है, ठीक है। x2 माइनस x1 आई ऐसे कर लेंगे। हाँ, मैं अभी बिल्कुल वो बना देता हूं आपको फॉर्म। देखो, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे सब में एक ही जैसा यूज हुआ है। इसमें ये ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, ये बी है, उसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है। आपने एक लोकस पॉइंट कंसीडर करना है, उसका पोजीशन वेक्टर आर कंसीडर करना है। यहां से आपका ओरिजिन है, इसको अगर आप जोड़ दो तो ये आपका ए वेक्टर है, इसको आप जोड़ दो तो ये आपका आर वेक्टर है, इसको आप जोड़ दो तो ये आपका बी वेक्टर है कि नहीं? यहां से आपने एपी वेक्टर निकाल लिया, क्या होगा एपी वेक्टर? आर माइनस ए, एपी वेक्टर आ गया। अब एबी वेक्टर निकाल लो, क्या होगा एबी वेक्टर? बी माइनस ए। और एपी वेक्टर क्या है आपके? पैरेलल है एबी वेक्टर के, विच इंप्लाइज एपी इज लैम्डा टाइम्स एबी वेक्टर। अब बस हो गया, एपी की जगह पुट कर दो, आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए। तो यहां से आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये आपका लाइन की इक्वेशन बन गई जब 2 पॉइंट फॉर्म में। अच्छा, अगर यहां पर एक कोई बंदा ऐसे लिखे तो क्या वो गलत हो जाएगा? बताना मुझे। हाँ, आर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, क्या ये गलत हो जाएगा? नो सर, नो सर, क्यों? यहाँ रेफरेंस बी को मान लिया है, वहाँ रेफरेंस ए को मानना है। लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी बस। लाइन पे लाई कर लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी बस, ठीक है, सही है। हाँ
तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लाइन फिक्स पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता बहुत ज्यादा। लाइन ज्यादा डिपेंड करता है किसके? पैरेलल वेक्टर पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, यस ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म है आपके लाइन के, आपको दो ही फॉर्म है बस, दो इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आता है आपको R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 आर टू लाइन्स, दो लाइन्स हैं आपके, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकलेगा? वो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से कर लेंगे, कुछ एप्लीकेशन लगा देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक बी नोट। वेक्टर माइनस B1 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और B2 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर के बीच में वही कोसाइन वाला लगाएंगे। A2 का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, A1 और A2 का कोई मतलब नहीं है। एंगल B1 यहाँ पे सर पोजीशन वेक्टर है ना, B1 और B2। हाँ, A1 और इस वाले फॉर्म में A1 और A2 फिक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होते हैं। जब लाइन इस फॉर्म में लिखी जाती है तो A1 और A2 याद रखने वाली लेकिन चीजें। मैं सर B1 और खाली B2 B1 और B2 के बीच का निकाल देंगे। हाँ बस A1 नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज actually the angle between the parallel vectors हैं B1 एंड B2, नहीं है ना। यानी ये एक लाइन है आपकी, ये दूसरी लाइन है आपकी, इन दोनों के बीच का अगर आपने एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है और इसका जो पैरेलल वेक्टर है, दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर हैं, वो उनके बीच का जो एंगल होगा वही इनके बीच का एंगल माना जाएगा। माना क्या जाएगा? वही होगा भी, है ना। उसका फॉर्मूला ये हो गया cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो गया जो, सही है, ठीक है ना। यानी कि आपको लाइन, हाँ सर ऊपर जैसे लिखा है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर ऊपर वाले में, हाँ तो सर और यहाँ B2 वेक्टर लिख दिया सिंपली, तो सर यहाँ क्वेश्चन आप बताएंगे ना कि B2 क्या है, पोजीशन हाँ, वेक्टर है नहीं कि डायरेक्शन वाला वो वेक्टर है, क्वेश्चन में बताना लिखा तो। होगा ना। हाँ सर। जब ये स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना y इक्वल टू mx प्लस c, यस तो वहां m का मतलब फिक्स है, जी। c का मतलब फिक्स है। तो यहां पर भी जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है, जब लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी वेक्टर में, तो ये जो a होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो तो b मतलब ऊपर वाला जो आपने रेड से लिखा है वो जनरलाइज नहीं है ना? कौन सा वाला? यही वाला है सर, जो जिसपे आप अंडरलाइन किए थे अभी ग्रीन। हाँ, ये जो b माइनस ए वेक्टर है ना, इसका जो ये b और a का जो रिजल्टेंट होगा वो लैम्डा के अंदर, वो पैरेलल वेक्टर है। जी सर, वही ये हाँ, वही कंफ्यूज हो गया। ये वाला जो b है ना, ये b तो इस पॉइंट का वो है ना, ये तो ये वेक्टर है। जी मेरा सर। जो यहाँ इस केस में पैरेलल वेक्टर क्या है आपका? इस केस में जो पैरेलल वेक्टर है वो b माइनस ए वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर है, ये वाला दोनों, रिजल्टेंट ऑफ b माइनस ए, ये पैरेलल वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरा क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखो r इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, तो लैम्डा का जो लैम्डा से जो ये वाला जो वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, लैम्डा ये दूसरा वेक्टर हो गया, ठीक है ना। लैम्डा अलग अलग भी हो सकता है, ये दो पैरेलल वेक्टर आपको मिल गए। तो बेसिकली आपको लाइन के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आपको पहले उसके पैरेलल वेक्टर्स अलग करने पड़ेंगे, नहीं? जी सर। हाँ, ठीक है ना, और वो आसान है, ठीक है ना, वो आसान है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो उसमें करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे
ये एंगल तो आसान है निकालना, एंगल में तो कुछ करना नहीं, B1 B2। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब यहां से ना थोड़ा सा ज्योमेट्री, 3D वाली ज्योमेट्री ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब आपके पास दो लाइंस हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है बताओ। आपके पास दो डिफरेंट लाइंस हैं, पैरेलल, कोइंसाइडिंग और इंटरसेक्टिंग। पैरेलल, कोलिनियर या फिर रुकिए, पॉइंट पे इंटरसेक्ट। सबसे पहले क्या क्या हो सकता है कि ये जो दो लाइंस है ना, ये हो सकता है कि ये कोप्लेनर हो, और यह हो सकता है कि ये नॉन कोप्लेनर हो। सही है, दो चीजें हैं। अगर प्लेन्स, दो लाइंस अगर नॉन कोलिनियर है, कोप्लेनर है, तो कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सर दो लाइंस नॉन को प्लेनर कहने का क्या मतलब है? मतलब जैसे दो लाइंस से पास करने का तो एक प्लेन बना ही सकते हैं। अरे भैया, लाइंस अलग है, वेक्टर अलग है। वेक्टर तो फ्री वेक्टर्स होते हैं, लाइन तो डायरेक्टेड होते हैं ना। लाइन को तो फिक्स पॉइंट से पास होना है। मतलब आप क्या करो, एक लाइन अपने घर के राइट वाली दीवार पे बना लो, वो एक प्लेन हो गया। एक लाइन आप जमीन पे बना लो, दो प्लेन हो गए। तो दो डिफरेंट प्लेन हो गए, दो लाइनें हैं आपकी। तो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी। इस टाइप के लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सही है, जो डिफरेंट प्लेन्स पे हो, ऑब्वियसली वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, अगर कोप्लेनर हो तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। क्या क्या बताओ। एक इंटरसेक्टिंग और एक पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस भी नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं। पैरेलल लाइंस मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है फिर? इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देख रहे हो आप, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज, देखो जरा इस कोप्लेनर होंगी। हाँ एक देखो, पॉइंट बहुत इंटरसेक्ट ये जो टेबल है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस पे आप ध्यान से जरा इस टेबल को देखो कि दो लाइंस, जब आप दो लाइंस की बात पढ़ रहे हो तो सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों लाइंस कोप्लेनर हो और नॉन कोप्लेनर हो। अगर तो वो नॉन कोप्लेनर है, उसका टेस्टिंग है, वो हम टेस्ट भी करेंगे, कैसे पता लगेगा कि नॉन कोप्लेनर है। तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग, डेफिनेटली वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी, उनको स्क्यू लाइंस बोला जाता है। और अगर कोप्लेनर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना। तो नोट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर आपसे कोई बोले कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज कोप्लेनर। इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कोप्लेनर होती है। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि भैया दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब आपने कोप्लेनर भी प्रूव कर दिया। लेकिन क्या कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, पैरेलल भी हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट कोप्लेनर लाइंस कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग। हाँ, ये वाली सिचुएशन होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालो आपको बोला जाए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन लाइंस कब निकलता है? जब वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो। नो नो नो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो। जी सर। अगर दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो उनका नॉन इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ,
शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। तो यानी यहां पर जब डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस अगर आप देखोगे तो दो सिचुएशन आएंगी, एक कोप्लेनर में और एक नॉन कोप्लेनर में, ठीक है, ये चीज है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाएंगे कि दो लाइंस कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं, इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। चलिए मैं एक फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, है। चलिए सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन के बाद क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको लाइंस के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, या तो ये वाली केस होना चाहिए या तो ये वाली केस होना चाहिए, दो केस में से कोई एक केस होना चाहिए, जी सर। ठीक है ना। अब ये दिमाग में बिठा के रखना क्वेश्चंस करने के लिए, इन सब के फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूला तो याद करो, लगाओ, लेकिन ये समझना ये क्या चीज है करके। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं, हाँ, टू लाइन्स x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, एक लाइन ये रही, एक दूसरी लाइन ये है x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z, खाली z लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको, z माइनस 0/1, ऐसे लिखेंगे। ये आपके दो लाइंस हैं, आर इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग। इफ इंटरसेक्टिंग, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्टिंग है कैसे? सर, वो मैंने मतलब जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो नीचे वाले जो डायरेक्शन रेशियोज हैं मतलब रेशियो में नहीं आ रहे आपस में, दो डिफरेंट लाइन के डायरेक्शन। वेक्टर बना के देखते हैं ना कि वो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 को लैम्डा ले लेंगे। तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ऐसे ले सकते हो, 2 लैम्डा प्लस 1 ये x की वैल्यू होगी, 3 लैम्डा प्लस 2 ये y की वैल्यू होगी, 4 लैम्डा प्लस 3 ये z की वैल्यू होगी। बताओ भाई, लैम्डा है, लैम्डा के टर्म्स में x आ जाएगा, लैम्डा के टर्म्स में y आ जाएगा, लैम्डा के टर्म्स में z आ जाएगा। x y z ही तो वेरिएबल पॉइंट था ना, लाइन के ऊपर x y z, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू, z की वैल्यू होगी, सही है। उसी तरह से दूसरी वाली लाइन है x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z माइनस 0/1, इसको म्यू कर दो आप, तो उस पर एक पॉइंट निकाल लो आप, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगी, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और सिर्फ म्यू, ये दोनों लाइंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब हाँ, प्लस 1 तो मतलब कि फॉर अ कॉमन पॉइंट, अगर आपको लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा होते हैं तो उनका कॉमन पॉइंट होता है कि नहीं होता, लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो कॉमन पॉइंट का मतलब है कि 2 लैम्डा प्लस 1 कभी 5 म्यू प्लस 4 के इक्वल हो, 3 लैम्डा प्लस 2 आपका 2 म्यू प्लस 1 के इक्वल हो, और 4 लैम्डा प्लस 3 आपका म्यू के इक्वल हो। तीन इक्वेशन बन गए। तो आप, इक्वेशन आना चाहिए सर। हाँ, आपको इसमें से एक कॉमन रूट आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड वाले को करो सॉल्व, तो क्या आया, ये 3 है ना,
3 लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -3, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अगर इनमें से किसी भी दो को सॉल्व करो तो आपको लेमडा म्यू मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो लेमडा की वैल्यू आएगी कुछ, म्यू की वैल्यू आएगी कुछ है। जरा देखो क्या आएगा अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो। लेमडा म्यू, लेमडा की वैल्यू 1 -1, दोनों -1 आ रहे हैं ना। यस सर। हाँ -1 -1 आ रहा है, ये भी -1 ये -1 ये आ रहा है। इन दो किसी भी दो तीन में से किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ लो, उनको सॉल्व करके लेमडा म्यू निकाल दो। अगर ये लेमडा म्यू थर्ड को भी सेटिस्फाई कर जाए तो मतलब कि इनके एक कॉमन पॉइंट है। अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो मतलब कि कॉमन पॉइंट नहीं है। जरा देखें तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। हाँ कर तो रहा है। ये जो लेमडा और म्यू की वैल्यू आई है ये थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब यह हो गया कि देयर इज अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट है, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस है भाई, ये ऐसे करके करते हैं। अच्छा इंटरसेक्टिंग समझ रहे हो बात को भाई। इस वाले पॉइंट लाइन, ऊपर वाली लाइन के में हमने एक लेमडा के टर्म्स में एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, दूसरी वाली लाइन पे हमने म्यू के टर्म्स में एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक पॉइंट तो कॉमन होगा, कम से कम क्या एक ही पॉइंट तो कॉमन होगा अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है तो लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशन को उठा लो, यहां से 3 इक्वेशन बने हैं ना आपके, किसी भी दो इक्वेशन को उठा के लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। अगर वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि देयर इज अ कॉमन पॉइंट। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है थर्ड इक्वेशन को तो इसका मतलब है ऐसा कोई लेमडा और म्यू है ही नहीं जिसके लिए कि कॉमन पॉइंट निकल पाए। नो इंटरसेक्शन, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा फिर। तो किसी में एक में लैम्डा पुट वैल्यू कर डाल देंगे देंगे तो किसी XY में। Z आ जाएगा। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये बस आपने लेमडा निकाल दिया है ना, तो लेमडा को पुट कर दो। अच्छा मैं नीचे, मेरे को म्यू विजिबल है, म्यू में पुट कर रहा हूँ। हाँ तो -1 देखो ये म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं -1, तो -5, ये -1 हो गया, -1 ये भी -1 हो गया, और तीसरा वाला -1 ये आया भैया पॉइंट, कॉमन पॉइंट। सही है, ऐसे किया जाता है ये वाला। देखो आसान है, देखो नहीं, दो लाइंस का इंटरसेक्शन ऐसे निकाला जाता है। और एक नहीं बहुत सारी चीजें कर दी इसने। अगर यहां पर कॉमन पॉइंट, अगर यहां पर मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो कॉमन पॉइंट अगर नहीं होता तो हम बोलते हैं लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोप्लेनर या तो पैरेलल होगा या फिर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर होगा है। उसके लिए फिर नीचे डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो पैरेलल हो गए, अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। नहीं देखो 2/5 नहीं है, ये समझ नहीं पाया सर, ऐसा क्यों। है तो मतलब नहीं होंगे, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, तो कोप्लेनर क्यों नहीं होंगे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। पैरेलल लाइंस की पैरेलल की प्रॉपर्टी है, पैरेलल पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है डियर डायरेक्शन, ये वाला देखो ना, टू लाइंस आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 आर पैरेलल। ठीक है ना, अगर आप पैरेलल होगा तो क्या होगा, जो B1 और B2 पैरेलल होने चाहिए, हाँ डिपेंडेंट। तो b1 इज पैरेलल टू b2। सही है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं, P1 मतलब आपस में
डिपेंडेंट होता है लीनियर। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होंगे। बस, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। नहीं सर, मैं कह रहा कोप्लेनारिटी कैसे देख रहे हैं आप, मतलब लाइन की? कोप्लेनिटी इंटरसेक्ट कर गए ना वो। जी सर। नहीं, अब मैं जो रिपीट कर रहा हूं, मैं समझ नहीं आ रहा कि आप कहां पर अटक रहे हो। देखो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। जी सर। यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सवाल, अच्छा मैंने ये बोला कि अगर यहां पर मान लो ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते, मान लो ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते, तो अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते तो भी दो सिचुएशन होती ना। यस जी सर। ये नॉन इंटरसेक्टिंग, या तो ये वाली सिचुएशन होती या तो फिर ये वाली सिचुएशन होती, या तो पैरेलल होते या फिर नॉन कोप्लेनर होते। पैरेलल वाले, जो पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल वाले हमेशा कोप्लेनर होते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, पैरेलल वाले हमेशा कोप्लेनर होते हैं। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, और पैरेलल की क्या कंडीशन है कि उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया ना, मैंने बोला कि मान लो ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते तो मैंने डायरेक्शन रेशियोज चेक कर लेता। ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज होते होते हैं 2 3 4। समझ गया। हाँ, तो उनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेता। अगर प्रोपोर्शनल होते तो ये वाली सिचुएशन होती, अगर प्रोपोर्शनल नहीं होते तो उधर वाली सिचुएशन होती। ये कह रहा था, ये वाली सिचुएशन होती अगर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां तक। एक क्वेश्चन और देखो किस तरह से पूछा है, देखो। सर हाँ, ये आपने जो भी बात बोली है इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दीजिएगा। ये अभी मैं इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए एक सेकंड। स्क्रॉल कर दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ, इतना और करूं ऊपर? हो गया सर। x minus 1/2, y plus 1/3, z minus 1/4, and x minus 3/1, y minus k/2, z/1 intersect find the value of k। इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोप्लेनर तो अपने आप ही हो गया ना। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा फिर इसमें, देखो। सर वही सेम काम करना है, दो इक्वेशन से म्यू और उसकी वैल्यू निकाल के हाँ, फिर उसमें पुट करके उसके लाना। तो क्या ऐसे करेंगे ना, लेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, पहली वाली लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करना है आपको। पॉइंट एज्यूम, लाइन के ऊपर पॉइंट एज्यूम करने का एक ही तरीका है, इसको लैम्डा रख लो और पॉइंट बन जाएगा क्या, 2 लैम्डा। तो सेम ही लग रही है ना पिछले वाली जैसे ही? नहीं, अलग है ये। क्वेश्चन निकालेंगे एक तो। सिमिलरली दूसरे वाली लाइन पे अब दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ, इसको म्यू लेना पड़ेगा ऐसे। तो इस पर पॉइंट हो गया क्या, म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस के, और तीसरा म्यू। ये होगा फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना। कॉमन पॉइंट का मतलब है इन इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। 2 म्यू प्लस के और 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू म्यू। ये तीन, इनका एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन होना नहीं चाहिए, यहां तो है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। अच्छा, किसको मैं सॉल्व करने के लिए रखूंगा? मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगा ना। थर्ड को
तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन से। हाँ, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया 4 2 2 लैम्डा 3 1 4, इधर आया तो 3, तो लैम्डा इक्वल टू -3/2, सही है। तो लैम्डा इक्वल टू -3/2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12/2 -6 + 1 -5, सही है। यस सर। इसको बचे हुए इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड वाले में। लैम्डा की जगह -3/2 और म्यू की जगह पर 5 नहीं -5, और के की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से, -9/2 -1 + 10 इक्वल टू के। कितना आएगा ये, 27/2। 9/2 आ जाएगा। अच्छा ये प्लस है, सॉरी प्लस है, 9/2 आ जाना चाहिए। 9/2। ये आपकी के की वैल्यू होगी, देखिए सही है। क्यों भाई, सही है, देखिए एक क्वेश्चन ये लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P 2, -3, 1 टू द लाइन। याद करो 2D में किए थे ऐसे, x + 1/2, y -3/3, z + 2/-1। ये देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन, मतलब ये वो वही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फिट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पूछ लिया, आपको पूछ सकता है फिट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है, मिरर इमेज पूछ सकता है ना, फिट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है आपसे, मिरर इमेज पूछ सकता है इसमें। इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमें पूछा जा सकता है। तो देखें क्या एक ही मेथड हो सकता है जिसमें सब कुछ आ जाए। जैसे अगर यहाँ पे पता नहीं कि फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग को पता भी नहीं है, तो सर जिस वेक्टर के मतलब की जो लाइन दी हुई है उसके पैरेलल वेक्टर हम लोग जब पता है कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, हाँ फिर पैरेलल वेक्टर आ जाएगा इसके और पॉइंट आ जाएगा, उसके पैरेलल लाइन बना देंगे, फिर 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सवाल तो वो भी है ना बड़ा अपने आप में। ये सर देखो इसको क्या कहते हैं, इसको सर लैम्डा के इक्वल मान लीजिए, मान लें अगर मान लें। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही देखो पॉइंट। मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं, एक चीज देखो, हम लोग ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, 2D में जो लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, 2D में जितने भी हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वो सारे के सारे प्लेन पे काम करेंगे आपके। मतलब 2D का लाइन 3D का प्लेन, आपको 90% फॉर्मूले सेम ही मिलेंगे। मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना 2D में आपने लाइन पढ़ी है, 3D में आप प्लेन पढ़ोगे, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन आपके 2D की लाइन से इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो बच्चे वो देखो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने को आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना चाहिए, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 500। कौन सा फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्टेंस सर फॉर्मूला एक आपने जो ये पिलर भी में तो कर लिखा सकते है। हैं, अगर कुछ भी, अगर सर कुछ भी नहीं पता है तो मान लीजिए लैम्डा मान लें और इस पे लाई करने वाले पॉइंट्स के जनरल फॉर्म निकाल लें एक वेरिएबल में। हाँ फिर सर जो गिवन पॉइंट है 2, -3, 1, हाँ उसको उस जनरल पॉइंट में माइनस करके एक वेक्टर बन जाएगा, और वो हाँ इस वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो भी आ हाँ जाएगा, उनका डॉट बिल्कुल प्रोडक्ट जीरो करके लैम्डा की बिल्कुल वैल्यू आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल यही है, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये क्या करेंगे हम लोग, क्यू अननोन पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे, हम क्यू को एज्यूम कर लेते हैं। और लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं, लेमडा बना के इसको, तो ये हो गया तुम्हारा 2 लेमडा -1, 3 लेमडा +3
माइनस लेमडा माइनस 2, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। मेरे ख्याल से अब समझ दिख गया होगा। अब क्या करना है, देखो मेरे वेक्टर की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो भाई आप। 3 लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा माइनस 2, ये क्यू पॉइंट हो गया आपका। और एक वेक्टर लाइन के पैरेलल होता है कि नहीं होता? हर लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर होता है। वो पता है कहां से आता है? ये जो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ना, उनके आगे आई जे के लगा दो। जैसे वो डायरेक्शन रेशियो है। ये देखिए, ये आपका बी वेक्टर हो गया। क्या आप पी क्यू वेक्टर बना सकते हो? पी क्यू वेक्टर Yes, sir. क्या बनेगा? ये 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 2 आई कैप है, 3 लेमडा प्लस 3 के कैप प्लस माइनस लेमडा माइनस 2 माइनस 1, ये जे होगा और ये तो ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। देखो 2 लेमडा माइनस 3 आई कैप 3 लेमडा के, ये 3 और 3 प्लस में होगा क्या? हाँ प्लस में होगा ना, प्लस 6। सही है, पूरा कर लो इसको। हेलो, हाँ 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 देखता हूं, हाँ देखता हूं। सही है। अब मुझे बताओ, ये पी क्यू वेक्टर और बी वेक्टर में कोई रिलेशन है? दिख रहा है आपको फिगर में? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा आपको? ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो उस वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? पी क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या होगा? 0 होगा। करिए डॉट प्रोडक्ट, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4 लेमडा माइनस 6 प्लस 3 3 जा 9 लेमडा प्लस 18 माइनस लेमडा नहीं प्लस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0। लेमडा की वैल्यू आ गई, देखिए कितना हुआ? 9 1 10 और 4 14 लेमडा इक्वल टू 18 21 21 में से 21 में से 6 क्या 15? यस सर। यार ये बराबर आ जाना चाहिए था। तो देखो क्या, -15 है शायद। नहीं वो नहीं, ये कट सही लिखा मैंने, वैल्यू एक बार चेक कर लो तो कि लेमडा यही आ रहा लैम्डा बराबर -15/14। यस सर। ठीक है ना। अब क्या करो, इस लेमडा को पुट कर दो यहां पर, फिट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। देखो है। Yes, sir. लेमडा को यहां पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फिट ऑफ पॉइंट आ जाएगा। परपेंडिकुलर, जिसको अब जो आपको बोला है। और ये पी और क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये गंदा सा पॉइंट आ गया। पी और क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो हैं, या एक काम करो ना, ये जो पी क्यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो आपको डिस्टेंस मिल गया। यस सर। अच्छा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा। आर के साथ, आर को भी फाइंड कर सकते हो आप। यस सर। यस सर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्या क्या हो गए, ये लीजिए। मतलब कि अब आपने फिट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, आपने मिरर इमेज भी निकाल ली, आपने डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन भी निकाल लिया। क्यों? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक साथ इसी देखो इसी क्वेश्चन में हो गए। यही तरीका, लाइन के इक्वेशन से पॉइंट एज्यूम किया मैंने, क्यू पॉइंट को लैम्डा के टर्म्स में एज्यूम किया, पी क्यू वेक्टर बनाया, पी क्यू वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है तो इस वेक्टर के भी पैरेलल होगा। सॉरी, ये जो पी क्यू वेक्टर है इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 लगाया और लैम्डा की वैल्यू निकाली
लैम्डा की वैल्यू वापस कहां पुट कर, इसमें पुट कर दोगे तो क्यू मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में इसमें पुट कर दोगे, मॉड लगा दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको मिरर इमेज ही मिल जाएगी ना। यस। हाँ, अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो ऐसे ही बनाया हुआ था तो लैम्डा गंदा निकला है। नहीं, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कुछ अच्छी निकलेगी। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू के बीच में लगा दें, उसके बाद फिर उसका मिनिमा निकाल लें, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें उसी में। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के हाँ कर लो, लैम्डा उसी भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस वो भी आ जाएगा है। ओके सर, ओके सर। वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट से आसान क्या होगा बताओ, है? यस सर। देखो यस आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, 3D में वेक्टर्स बनाने हैं। या तो कभी वो पैरेलल देखना है कि कहीं से मुझे पैरेलल मिल जाए, या देखना है कि कहीं से मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए, ताकि मैं डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकूं। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है पैरेलल वेक्टर का, जी है ना। अगर पैरेलल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। पैरेलल में तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इजी पड़ता है। तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा क्या है, पैरेलल की जो प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन होती है, वो यूज कर लूं, प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लूं, लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा बी वाला यूज कर लूं। कितने सारे चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं पूरे। सही है। तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लैम्डा थोड़ा ठीक ठाक आ रहा हो। हाँ ये वाला देता हूं, बस एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, उसको करो और खत्म करो है आज के लिए। फाइंड इमेज ऑफ 1,6,3 in the line x by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 3। ठीक है, आप लोग भी करो हैं। एक टेंटेटिव सा फिगर बना लिया आपने। ये आपकी लाइन है, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। एक चीज बता दो, मिरर इमेज, इमेज को नहीं एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इमेज निकालनी ही पड़ेगी आपको। इसको एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, बी को, फिट ऑफ परपेंडिकुलर को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर है ना पॉइंट। बी को एज्यूम किया मैंने, 3,0,7 आ 163 नहीं भाई 107 आ रहा था। लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, ये पॉइंट आ गया। ए बी वेक्टर बना लिया, तो लैम्डा यहां डाल दो ना, लैम्डा फिगर के सामने करने से ना थोड़ी गलतियां नहीं होती। 3 लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा माइनस 1 के साथ आई कैप, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप। देखना तो लैम्डा 1 आ रहा है और 3 लैम्डा इमेज सर 1 0 ये भी है, सही है। ये आपका पैरेलल वेक्टर है, बी वेक्टर आया आई, बी वेक्टर सही है 2j प्लस 3k। तो आपका जो पैरेलल बी वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, हाँ यहां पर मैं पैरेलल वेक्टर मान रहा हूं, आई प्लस 2j कैप 3k कैप। तो इसका मतलब है कि ए बी जो वेक्टर बनाया है मैंने वो परपेंडिकुलर होगा बी के, तो ए बी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट बी के 0 होगा।
तो यहाँ से लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9, एक बार देख लेता हूँ, सर 107 आ रहा है 9 4 13 1 14 14 लैम्डा इक्वल टू 10 3 तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। क्या? जी सर। Therefore फिट ऑफ परपेंडिकुलर जो बी था वो आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 कॉमा 2 1 2 प्लस 1 3 कॉमा 3 1 3 प्लस 2 5, ये आपका फिट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। Therefore ये a डैश, इसको ले लेते हैं x y z, तो x प्लस 1/2 1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं है, y प्लस 6/2 इक्वल टू 3, z प्लस 3/2 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू होगी 2 1 2 माइनस 1 1, y की वैल्यू होगी 0, z की 10 3 7। तो देयरफॉर आपके a डैश के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0, 7। ये आपकी मिरर इमेज आई है। क्या यही आई थी? यस सर। देखिए इसमें फिट ऑफ परपेंडिकुलर अपने आप आ गया, पूछा भी नहीं लेकिन आ गया। अगर फिट ऑफ परपेंडिकुलर बोला होता तो यही तक ही निकालते। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोला होता तो क्या निकालते हैं यहाँ पर? मॉड ऑफ पीक्यू, ए बी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ए बी का मॉड निकाल दो। ए बी का मॉड कितना होगा? लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1, तो ये 0 हो गया, ये वाला तो 0 ही हो गया। 2 लैम्डा 2 1 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 अंडर रूट 13। तो आपका ए बी हो गया अंडर रूट 13। क्यों? डिस्टेंस हो गया, अगर पूछा होता तो। सही है? यस। तो ये है, देखो, तो दो ही लाइन की दो ही इक्वेशन है, वो आपको याद रखनी है दोनों को, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में। और आपके स्कूल में तो क्वेश्चन भी आता है कि कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म में दिया है कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, तो वो तो बिना पेन उठाए आपको करना चाहिए, बिना पेन उठाए आप कर लेना चाहिए। और लाइन के ऊपर दो लाइंस का एंगल निकालना आपको आ गया, बी वेक्टर के बीच में, दोनों के बीच दो लाइंस के बीच, उसमें मैंने एक टेबल बनाया था, वो टेबल जरूर देख लेना आज है। और ये बाकी है दो 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद अगली क्लास में इसके 2-3 कॉन्सेप्ट जो है, अगर अगली क्लास ऑफलाइन हुई तो वेक्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ पीछे थोड़े से उसके जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा। और ऑफलाइन क्लास हुई तो, ऑनलाइन हुई तो इसमें ये इजी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको ऑनलाइन ले रहा हूं। है नहीं इजी अभी तक? बताओ। ये और प्लेन तो इससे भी इजी है, मतलब प्लेन इसलिए इजी है क्योंकि 90% तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लाइन की इक्वेशन है सारी डायरेक्ट ही यूज होंगी। तो चलिए देखेंगे फिर इसको। और 4 बोर्ड्स में 4 नंबर का वेक्टर आता है और 7 नंबर का प्लेन आता है, ये 3D आता है, तो 7 4 11 नंबर का वेक्टर है बोर्ड के लिए। चलिए मैं बंद कर रहा हूं है। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप पर। ठीक। हाँ सर, पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ